नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज दीपावली है और इस त्योहार का भारत की अर्थव्यवस्था से पुराना नाता रहा है। इसलिए आज हम बात दीपावली और अर्थव्यवस्था को केंद्र में रखकर चर्चा करेंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज के दिन लक्ष्मी जी की पूजा विशेष रूप से की जाती है। इसीलिए आज हम मेक इन इंडिया की बात करेंगे, आत्मनिर्भर भारत की बात करेंगे, स्वदेशी की बात करेंगे। दरअसल कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की रिसर्च शाखा ने हाल ही में विभिन्न राज्यों के 20 शहरों में किए गए एक सर्वेक्षण में यह तथ्य सामने पाया कि दिवाली त्योहार की बिक्री अवधि के दौरान उपभोक्ताओं द्वारा खर्च के माध्यम से अर्थव्यवस्था में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की पूंजी का प्रवाह हो सकता है। एक तथ्य ये भी उभर कर आया है कि देश के व्यापारियों एवं आयातकों ने चीन से आयात कम कर दिया है या बंद कर दिया है, जिसके कारण भारतीय सामान के मांग बढ़ने में चीन को करीब 50,000 करोड़ रुपए का व्यापार घाटा हुआ है या होने वाला है। एक और महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि पिछले साल से उपभोक्ता चीनी सामान खरीदने में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं, जिसके कारण भारतीय सामान के जो मांग है वो बढ़ने लगी है। यानी लोकल फॉर वोकल का मंत्र अपना असर दिखा रहा है। आत्मनिर्भर भारत या मेक इन इंडिया की बात की जाए तो भारतीय अर्थव्यवस्था में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। इसलिए आज हम बात दीपावली और भारतीय अर्थव्यवस्था की करेंगे और इसके विभिन्न पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। प्रवीण खंडेलवाल जी जो महासचिव हैं CAIT के, वो हमारे साथ हैं। प्रवीण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हमारे साथ संतोष कुमार जी हैं जो सीनियर कंसल्टिंग एडिटर हैं न्यूज़ इंडिया समाचार के। संतोष जी, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर जयंत दास गुप्ता जी जो पूर्व राजदूत हैं WTO के। डॉक्टर जयंत जी, आपका भी स्वागत है संसद टीवी पर। शुरुआत प्रवीण जी आपसे मैं करना चाहूँगा, क्योंकि आपकी संस्था ने एक ऐसा सर्वे किया है जो भारतीय अर्थव्यवस्था में बड़े बदलाव दिखा रहा है। दीपावली का त्यौहार है आज, और इस मौके पर भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसका सदियों से एक नाता रहा है। हम लोग तमाम तरह के उतार चढ़ाव देखते हैं, हिसाब किताब करते हैं, कारोबार करते हैं, इसलिए आज का दिन शुभ माना जाता है। आप कैसे देखते हैं? निश्चित रूप से यदि मैं एक व्यापारी की दृष्टि से देखूं या फिर एक भारतीय की दृष्टि से देखूं तो आज दीपावली का दिन हम सबके लिए बहुत महत्व का दिन है। और यदि मैं व्यापारी की बात करूं तो आज के दिन व्यापारी ये समझता है कि उसके घर में लक्ष्मी का आगमन हो रहा है। ये बात सदियों से लगातार चली आ रही है। और इस बार की जो दिवाली है वो अपने आप में एक विशेष दिवाली है। जैसे कि आपने अभी हमारी रिसर्च शाखा के जिस आंकड़े का आपने जिक्र किया, इस बार देशवासियों के समर्थन से देश के 8 करोड़ व्यापारियों ने चाइना को 50,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के कारोबार का नुकसान पहुंचाया है जी। लेकिन फिर प्रश्न ये उठता है कि ये 50,000 करोड़ का कारोबार यदि चाइना ने नहीं किया तो किसने किया? मांग तो वहीं पर है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो आत्मनिर्भर भारत की बात उन्होंने कही थी, उसको कन्फेडरेशन के माध्यम से देश भर के एसोसिएशनों ने अपने अपने बाज़ारों में, अपने अपने शहरों में जो लोकल आर्टिजन्स काम करने वाले लोग हैं, जो छोटे उद्योग हैं, उनको पूंजी भी दी अपने पास से और उनसे कहा कि आप प्रोडक्शन को बढ़ाएं और उनको बाजार दिया। यही कारण है कि चाइना को 50,000 करोड़ का घाटा हुआ, लेकिन हमारे बाजार में सारा माल देश का वो आज भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था, उपलब्ध है और आने वाले समय में रहेगा। और ये 50,000 करोड़ का जो घाटा है, हमारा लक्ष्य है कि अगले साल हम इसको 1 लाख करोड़ रुपए का लेकर के जाएंगे जी। संतोष जी, आप कैसे देखते हैं जो दीपावली और हमारी अर्थव्यवस्था का जो एक नाता रहा है, जो संबंध रहा है, और हम जिस आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं वो क्या सिर्फ बातों में है या हमें उसकी हकीकत भी देखने को मिल रही है? इसी तरह मेक इन इंडिया की बात की जाए या स्वदेशी की बात की जाए, आप कैसे देखते हैं? देखिए मनोज जी, निश्चित तौर से जब दीपावली का त्यौहार खास तौर से, जैसा प्रधानमंत्री भी कई बार कहते हैं, अगर स्वदेशी के संग उत्सव अगर हम मनाते हैं तो निश्चित तौर से एक नेशन प्राइड, जो राष्ट्र गौरव की बात आती है, एक अभिमान पैदा होता है। और जो आप आत्मनिर्भरता और मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, मेरा ये मानना है कि कोई भी अभियान हो, चाहे आत्मनिर्भर भारत अभियान हो, चाहे वोकल फॉर लोकल की बात हो या स्वदेशी संघ उत्सव की बात हो, किसी भी तरह का अभियान अगर हो तो सबसे पहले ये समझना होता है कि यह राजनीति के लिए है या राष्ट्र नीति के लिए। राजनीति एक शासन में बने रहने के लिए बहुत तरह के जो उपाय होते हैं, जो नीति बनाई जाती है, वो राजनीति कहलाती है।
लेकिन राष्ट्र नीति वो होती है जिसके अंदर जो सदियों में एक ऐसा अवसर आता है जब बड़े बुजुर्ग, महिलाएं, पूरा देश किसी एक खास मकसद के लिए जुट जाता है। कोविड काल में हमने ये देखा कि पूरा देश खास तौर से इस अभियान के लिए जुट गया, जिसको हम अभी वोकल फॉर लोकल आपने भी कहा। तो एक निश्चित तौर से देश के अंदर एक उत्साह बना है और लोग जो है स्वदेशी को अब प्राइड मानने लगे हैं, जो पहले विदेशों में भी कहा जाता था। जैसे अभी प्रवीण जी ने कहा भी कि हमने इतना मार्केट जो है चाइना का वो ख़त्म हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमने वो स्पेस लिया है और एक प्राइड जो है ना, गौरव का भाव जो है हमारे अंदर पैदा हुआ है। तो राष्ट्र नीति यानी किसी भी अभियान को बढ़ाने के लिए अगर आप राष्ट्र को ध्यान में रखकर नीति को बनाते हैं तो निश्चित तौर से उसको बढ़ावा मिलता है, और जिसका एक सुखद परिणाम अभी इस दीपावली पर देखने को मिल रहा है। जी डॉक्टर जयंत जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, पिछली दिवाली कुछ डरी डरी सहमी सहमी थी, अंधेरा सा था, लेकिन इस बार की दिवाली जो है वो उम्मीदों भरी है। जगमगा रहे हैं बाजार, लोगों में एक उम्मीद है, भविष्य के लेकर लोगों के अंदर एक सुखद अनुभूति है। आप कैसे देख रहे हैं इस बार की दीपावली को? ये बात आपने सही कहा कि पिछले वर्ष उस वक्त कोविड के प्रकोप से हम पूरी तरह से उबर नहीं पाए थे। अक्टूबर नवंबर के महीने में कुछ कमी आई थी, लेकिन वैक्सीनेशन तो शुरुआत उसका जनवरी से हुआ जी, और तभी जाकर के लोगों में एक ये भावना आई कि हाँ, हम इस पर काबू पा सकते हैं। और आज ये स्थिति है कि हमने लगभग 106-107 करोड़ वैक्सीनेशन डोजेस दे दिए हैं लोगों को, और हमारी जो कोविड की संख्या आ गई है वो प्रतिदिन की करीब 10 से 11 हज़ार की सीमा में तक आ गई है। तो इसलिए अब लोग काफ़ी हद तक इस बारे में संतुष्ट हैं कि वैक्सीनेशन की गति पकड़ ली है। अगर और ज़्यादा संख्या में हम वैक्सीनेट करते हैं, 2 डोज सब लोग ले लेते हैं, तो इससे हम निजात पा सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात है कि वैक्सीनेशन ने जब गति पकड़ी अगस्त सितंबर के महीने के बाद से, तो अगर आप आंकड़े देखें, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आंकड़े देखें, अन्य जो आपके इंडिसेस हैं, सभी में बढ़ोतरी हुई है। और जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो अब लगभग 2019 की स्थिति में, जो एक सामान्य वर्ष था, उसकी स्थिति में पहुंच रहा है। आप कई मायनों में वो उसे पार कर गया है जी। जहां तक छोटे बिजनेस का सवाल है, एमएसएमई सेक्टर का सवाल है, उसमें अभी तक उस तरह की गति उसने नहीं पकड़ी है, और अभी भी कुछ मायनों में वहां समस्याएं हैं। लेकिन जो भविष्य बता रहा है, जैसे हमारे आईएमएफ के प्रोजेक्शंस हैं, वर्ल्ड बैंक के हैं, हाँ, मैं डॉक्टर जयंत कहा है कि लगभग 9 से 10% की वृद्धि होगी जीडीपी में। जी डॉक्टर जयंत, रोजगार का भी सृजन होगा। डॉक्टर जयंत, मैं यही जानना आपसे चाहता हूं, क्योंकि पिछले साल देश में तमाम लोग ऐसे थे जो भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर सवाल उठाते थे कि भारत की अर्थव्यवस्था का क्या होगा, कैसे भारत उभरेगा। लेकिन इस बार जो आंकड़े आ रहे हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां हैं, वो भारतीय अर्थव्यवस्था का बड़ा अच्छा जो उसका वो लगा रही हैं, अंदाज लगा रही हैं, वो बहुत ही अच्छा अंदाज लगा रही है। इसमें 2-3 बातें हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमने जो वैक्सीनेशन का 106-107 करोड़ लोगों को ये वैक्सीन डोजेस जो दिए हैं, वो एक अपने आप में हमारे आधारभूत संरचना, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हेल्थ की, उसके दृष्टिकोण से ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमने पहले भी पोलियो और ट्रिपल एंटीजन वगैरह बच्चों को देने का सिलसिला बहुत वर्षों से शुरू किया था, लेकिन एडल्ट पॉपुलेशन को इस तरह का एक व्यापक और विस्तृत प्रकार से जो वैक्सीनेशन दिया गया है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है सारे विश्व के सामने। दूसरी बात है कि हमारी अर्थव्यवस्था जो है, जो हमारे बैंकिंग सेक्टर में जिस तरह से प्रोटेक्शन दिया गया, लोन्स जो रिपे नहीं हो पा रहे थे कोविड के चलते, बहुत सारे उद्योग बंद हो चुके थे या सामयिक रूप से बंद करना पड़ा था, वो सारे धीरे धीरे अब फिर चालू होना शुरू हो गए हैं। तो बैंकिंग सिस्टम का जहां तक सवाल है,
वो एक बहुत बड़ा स्टेबिलिटी उसने प्रदान किया है। और तीसरी चीज अगर आप देखेंगे कि स्टॉक मार्केट में एक उछाल सा है अभी, और जो नए यूनिकॉर्न्स की जो संख्या है, जी। $1 बिलियन से अधिक जो स्टार्टअप्स जिनका मूल्यांकन हुआ है $1 बिलियन से अधिक, उसमें अभी इस साल ही सिर्फ 33 यूनिकॉर्न भारत में दर्ज हुए हैं। जी। और अभी तक जो अगर आप देखेंगे पिछले 5-6 वर्षों में अभी 62-63 की संख्या तक पहुंच गई है। तो ये न सिर्फ हम बाहर से हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हम अट्रैक्ट करने में सक्षम हुए हैं, बल्कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनका दृढ़ विश्वास है कि भारत की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी और गति से आगे बढ़ेगी। इसीलिए वे इस पर अपना पैसा भी लगा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। वे भी इस चीज को समझते हैं और हमारे जो प्रोजेक्शंस हैं उसमें विश्वास करते हैं। इंटरनेशनल बिल्कुल। फंड्स ने तो, मॉनेटरी फंड वगैरह ने तो किया ही है। बिल्कुल, जो हमारे प्रोजेक्शंस हैं उसके अनुरूप ही जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां हैं वो भारत की अर्थव्यवस्था को भविष्य के लिहाज से सुखद स्थिति में देख रही हैं। प्रवीण खंडेलवाल जी, कारोबार की दृष्टि से अगर मैं बात करूं तो पिछला साल बहुत ही कठिन बीता, चुनौतियों से गुजरा, कारोबार बुरी तरह प्रभावित हुआ, छोटे छोटे कारोबारी तबाह हो गए थे। लेकिन इस साल, इस बार की जो दिवाली है वो एक उत्साह भरी दिवाली देखने को मिल रही है। बाजारों में रौनक है, लोग खरीदारी भी कर रहे हैं, एक उत्साह दिख रहा है, उम्मीद दिख रही है। आप कैसे देखते हैं? मनोज जी, मैं एक बात, मैं डॉक्टर जयंत की सारी बात से सहमत हूँ, मैं एक बात से सहमत नहीं हूँ जी। ये जो हमारे यहाँ यूनिकॉर्न की अवधारणा है, ये विदेशी अवधारणा है। हमारे देश में तो आज से नहीं, बरसों से, सदियों से हजारों यूनिकॉर्न बने हुए हैं। ऐसे ऐसे ब्रांड आज मोटे तौर पर यदि हम भारत के बाजार को देखें तो हमें 20 ब्रांड का प्रभुत्व दिखाई देता है, लेकिन वो 20 ब्रांड की टोटल जो सेल है उसके मुकाबले हमारे हर राज्य के अंदर इतने ब्रांड बने हुए हैं जिनकी अपनी एक बहुत बड़ी सेल है। जो प्रधानमंत्री का लोकल फॉर वोकल अभियान कहता है वो यही कहता है कि यूनिकॉर्न, आप हिंदुस्तान के उस छोटे व्यक्ति को यूनिकॉर्न बनाओ। आप विदेशी पैसा लेकर के यूनिकॉर्न बनाएंगे और उस यूनिकॉर्न का ढिंडोरा हम पूरे संसार में पीटेंगे। ये व्यवस्था कम से कम हम व्यापारियों को तो स्वीकार नहीं है। लेकिन जब से प्रधानमंत्री जी ने ये लोकल पर वोकल अभियान शुरू किया है और इस बार दिवाली पर जब आपने देखा होगा बाजारों के अंदर नए नए तरीके के उत्पाद, वो जो पारंपरिक उत्पाद, आपको ध्यान होता होगा पहले वो कागज़ की कंडीलें मिलती थी जी। इस बार भी बाजारों में कागज़ की कंडीलें मिली हैं। दिए की, मिट्टी के दिए की सेल रिकॉर्ड सेल हुई है इस बार, और दिए के नए नए डिज़ाइन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो सवाल ये था कि ये डिजाइन पहले ही बन रहे थे। एक बड़ा बदलाव आपकी रिपोर्ट में देखने को मिल रहा है कि अब एक लंबे समय के बाद से भारत के जो उपभोक्ता हैं वो चीनी सामान को एक तरह से त्याग रहे हैं और भारतीय स्वदेशी जो उत्पाद हैं उसको अपना रहे हैं। इसमें मैं कहूँगा कि इसमें पिछले वर्ष जब हमने 10 जून को चीनी सामान के बॉयकॉट का अभियान चलाया था और 15 जून को गलवान घाटी हुई। गलवान घाटी के इंसिडेंट ने देश के हर व्यक्ति के मन मानस को झकझोर दिया कि ये जो पैसा हम चाइना के सामान को खरीद रहे हैं, ये चाइना उसी पैसे से हमारे सैनिकों के खिलाफ चल रहा है। ये बहुत बड़ा बदलाव वहाँ से शुरू हुआ और पिछले वर्ष भी मैंने आपके कार्यक्रम में भी कहा था, मैंने और जगह भी कहा, और इस बार तो वस्तुतः मैं औरों की बात छोड़ दूं, यदि उपभोक्ता के रूप में आप भी जाएंगे, मैं भी जाऊंगा, संतोष जी भी जाएंगे, तो हम पहले पूछेंगे कि ये सामान चीन का तो नहीं है। तो ये उपभोक्ता में ये जो असाधारण बदलाव आया है, और इस 50,000 करोड़ का ये जो आंकड़ा है, ये खाली व्यापारियों की वजह से नहीं हुआ, ये इस देश के उपभोक्ता की वजह से हुआ। मैं इस देश के जितने उपभोक्ता हैं, सारे देशवासी हैं, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि लोकल पर वोकल एक ऐसा अभियान है जिसकी आत्मा को नीचे तक ले जाने की ज़रूरत है। और मुझे थोड़ा कहीं ना कहीं दुख होता है कि प्रधानमंत्री जी का ये इतना महत्वाकांक्षी और इतना बड़ा अभियान है, लेकिन अभी तक नीचे तक ले जाने के लिए या तो स्ट्रक्चर नहीं है, और अगर स्ट्रक्चर है तो स्ट्रक्चर काम नहीं कर रहा, कहीं ना कहीं उसकी मॉनिटरिंग की जरूरत है। जी संतोष जी, बात चाहे आत्मनिर्भर भारत की हो, मेक इन इंडिया की हो, लोकल फॉर वोकल की हो, इस तरह की तमाम, मुद्रा योजना की बात करें, तमाम योजनाएं सरकार ने चलाई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किंतु परंतु सवाल इस तरह के भी उठते हैं। आप कैसे देखते हैं, क्या इन योजनाओं का लाभ आम आदमी को मिला है? देखिए, मेरा मानना है कि योजनाएं हो सकता है कहीं कोई त्रुटि हो, लेकिन योजनाओं की मॉनिटरिंग की, जहाँ तक प्रवीण जी ने कहा,
इस सरकार ने जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी को हर स्कीम का एक जरिया बना दिया है। आज भी जो डीबीटी की हम बात कर रहे हैं, डीबीटी के अंदर करीबन 312 या 314 स्कीम्स जो हैं 54 मंत्रालयों की उसके अंदर इंक्लूड है, और करीबन 4.74 लाख करोड़ की बचत उससे जो फर्जीवाड़ा था उसको टेक्नोलॉजी के जरिए रोका गया है और उसको आगे बढ़ाया गया है। जहाँ तक मैकेनिज्म का सवाल है, तो मेरा ये मानना है कि ये जो दिवाली में बदलाव आपको दिख रहा है या जो एक उम्मीद की बात दिख रही है इस देश के अंदर, तो उसके पीछे ऐसा नहीं कि एक दिन के अंदर चीज़ें बदल जाएंगी। ये एक सतत प्रक्रिया है। जैसे मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री अभी वोकल फॉर लोकल की बात हम लोग इस पैंडेमिक इरा में बहुत कर रहे हैं, लेकिन अगर आप 3 अक्टूबर 2014 जब मन की बात प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, पहली मन की बात प्रोग्राम में जब ये प्रधानमंत्री का एक अनूठा कार्यक्रम जो शुरू हुआ, तो उसमें उन्होंने एक अपील की थी कि आप एक खादी का वस्त्र खरीदें, और आप एक खादी का वस्त्र खरीदेंगे तो गरीब के घर का दिया जलेगा, और ये मन में भाव रखें और आपके घर में कम से कम एक सामान खादी का जरूर हो। ऐसा जब उन्होंने अपील की, आप अगले दिन विश्वास नहीं करेंगे कि अगले दिन शायद मेरे दा से छुट्टी का दिन था, शायद 4 अक्टूबर की बात मैं कर रहा हूँ, संडे था। उस दिन ये कनॉट प्लेस के स्टोर में मतलब इतनी भीड़ टूटी जाकर के, और लोगों ने तो मैंने कहा कि आपसे पहले कि अभियान का आधार क्या होता है, एक सोच क्या है आपकी, अगर आप उसको फिर आगे बढ़ाते हैं तो प्रधानमंत्री उस समय से जो चीज़ों को बढ़ा रहे थे, पैंडेमिक ने एक अवसर दिया। कई बार संकट में आदमी या तो बिखर जाता है, लेकिन संकट में मैं इस बात के लिए तारीफ करूंगा कि और मुझे लगता है कि इस समय चाहे विरोधी भी हो, ये जरूर मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शख्सियत का एक अहम पहलू यह है, महत्वपूर्ण पहलू यह है कि चुनौतियों से जूझने की उनकी आदत है। चुनौतियों से जूझते हैं और एक लक्ष्य तय करते हैं, उस लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। जैसे ये पैंडेमिक आया तो उन्होंने कहा जान है तो जहान है। जब लॉकडाउन लगाया तो लोग, जो आपने कहा कि इकोनॉमी का क्या होगा, एकदम से सवाल आया इकोनॉमी कहाँ जाके ठहरेगी। इन लोगों ने कहा कि अगर किसी परिवार में 5 सदस्य है और जो कमाने वाला सदस्य है, अगर इस पैंडेमिक की वजह से वही नहीं रहता है तो पूरे परिवार के लिए एक संकट आन पड़ेगी। तो ऐसी स्थिति में पहले उन्होंने कहा जान है तो जहान है, लेकिन जब एक समय आया, जब लगा कि एक स्टेबिलिटी आती जा रही है, तो उन्होंने जान भी और जहान भी का भी वो नारा दिया। और 12 मई 2020 की बात है कि जब उन्होंने आत्मनिर्भर भारत अभियान की बात की, जिसके अंदर पहले 20 लाख करोड़ की बात हुई और फिर आत्मनिर्भर भारत 2, आत्मनिर्भर भारत 3, यानी लगभग 30 लाख करोड़ का, 29.87 लाख करोड़ के आसपास की बात कर रहा हूं मैं, 30 लाख करोड़ का एक पूरा पैकेज जी। दूसरी इसमें जो सबसे बड़ी बात, जो अभी प्रवीण जी भी कह रहे थे कि यूनिकॉर्न और जो हमारा स्थानीय उत्पाद, निश्चित तौर से एक जिला एक उत्पाद, ये प्रधानमंत्री की स्ट्रेटजी का हिस्सा है जिसके तहत काम हो रहा है। दूसरी जो चीज है PLI, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव की जो हम बात कर रहे हैं, 13 सेक्टर ऐसे चूज किए गए, उस सेक्टर में 2 लाख करोड़ रुपए का एक पूरा एक बजट प्रावधान किया गया। और उस बजट प्रावधान के बाद उसमें इंप्लीमेंट करने के लिए आपने देखा होगा कैबिनेट में धीरे धीरे और आज 13 के 13 क्षेत्रों में जो है वो PLI को इंप्लीमेंट, मतलब कैबिनेट मंजूरी मिल चुकी है और उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। तो PLI क्यों है? PLI यही है कि आप भारत के अंदर उसका उत्पादन करें जी। भारत, जो स्वदेशी की बात हो रही है, आत्मनिर्भर भारत का मतलब ये नहीं है कि हम पूरी तरीके से विश्व को किनारे कर दें, यानी विश्व के जो लोग भी अगर करना चाहते हैं वो यहाँ आकर के उत्पादन करें। और इस ढर्रे पे भी जो सरकार जो चली और उसको आगे बढ़ाने के लिए एक पूरा मैकेनिज्म अभी बनाया गया है, लेकिन इसका जो परिणाम है वो 1-2 दिन में नहीं दिखेगा। मैं एक चीज़ और उसमें अभी जोड़ूंगा कि जो अभी प्रवीण जी भी कह रहे थे, आपसे भी चर्चा हो रही थी कि भारतीय जो उत्पाद होते हैं, स्थानीय उत्पाद जो हमारे होते हैं, वो ऐसा नहीं है कि एक दिया, मिट्टी का दिया या एक खादी का वस्त्र, अक्सर इससे एक हमारा जो सांस्कृतिक और एक दर्शन जुड़ा होता है, भारतीय दर्शन जुड़ा होता है हमारे स्थानीय उत्पादों से। और उसको जोड़ने के लिए ही ये वोकल फॉर लोकल या फिर उत्सव की बात, प्रधानमंत्री ने अभी पिछले मन की बात में कहा था, उन्होंने कहा कि इस दिवाली ऐसा हो कि हम स्थानीय उत्पाद जो खरीद रहे हैं, एक रिकॉर्ड बिक्री हो स्थानीय उत्पादों जी। अब वो भाव देखने को मिला है बाजारों में, इस बार लोगों में वो उत्साह देखने को मिला भारतीय उत्पादों के प्रति। डॉक्टर जयंत जी, मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगा कि ये बात ठीक है, देश की अर्थव्यवस्था की दिशा जो है वो सही दिशा में जा रही है, दुनिया भर की एजेंसी इस बात को मान रही हैं, विशेषज्ञ इस बात को मान रहे हैं, लेकिन मेरा एक सवाल आपसे है, इस दिवाली पे थोड़ी महंगाई की चुभन लोगों को हुई है, दुनिया भर में महंगाई देखने को मिल रही है, आप इसको कैसे देखते हैं?
महंगाई के अगर आप उसमें एनालाइज करें तो आप देखेंगे कि हमारे जो पेट्रोलियम और उसके जो अन्य पदार्थ हैं पेट्रोलियम पर आधारित, जैसे कुकिंग गैस ही है, तो इन सब चीज़ों में जो बढ़ोतरी हुई है पिछले 6 महीनों में, आज करीब $85 प्रति बैरल की दर से बिक रहा है एक बैरल क्रूड ऑयल। तो अब 105-110 रुपए पेट्रोल की कीमत हो गई है, 95 से 100 रुपए करीब डीजल की कीमत हो गई है। उसका प्रभाव पड़ा है हर चीज़ पर, चाहे वो आपके खाद्यान्न हो या सब्जियां हो। तो ये एक इसका असर पड़ा है हमारे मूल्य सूचकांक पर, और इसके चलते मूल्य वृद्धि हुई है, इन्फ्लेशन पर असर पड़ा है। दूसरी बात यह है कि कई चीज़ों में जो प्रोडक्शन आपका अगर आप देखेंगे, फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन बहुत अच्छा हुआ है, इसलिए उसमें आपके अगर माइनस ट्रांसपोर्टेशन देखें तो कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, ट्रांसपोर्टेशन जोड़ करके उसमें आपका की कीमतें बढ़ी हैं। तो और अगर आप देखेंगे कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जहां तक सवाल है, वो अभी घट रहा है जी, लेकिन डॉक्टर में वो एक पीक पर था, उसके बाद वो घटना शुरू हुआ है। तो इसलिए ये असर जो है तेल की दर के चलते हुआ है, और ये असर तो रहेगा कुछ दिनों तक। और ये विश्वव्यापी है, जो महंगाई देखने को मिल रही है कोविड के बाद, वो विश्वव्यापी है, क्योंकि कोविड ने हर देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है। लेकिन फिर भी जी एक सवाल यहाँ पर यह उठता है कि अगर हम बात कुछ महंगाई की करते हैं, पेट्रोल की कीमतें बढ़ी, लेकिन सबसे सस्ता लोन, होम लोन भी अगर आप देखिए 6.5% पे, वो भी अभी देखने को मिल रहा है। सरकार की जो कर्ज की नीति है, लोन लेने की नीति है, इसमें भी सरकार ने तमाम तरह के बदलाव किए हैं। टैक्स में जो स्टार्टअप है उनको तमाम तरह की छूट दी गई है। ये बदलाव भी हमें देखने को मिल रहे हैं। जहाँ तक प्रधानमंत्री जी की नीतियों का सवाल है, हम उसके सबसे बड़े समर्थक हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनके पास जज्बा है, जैसे भी आपने खुद कहा कि चुनौतियों से लड़ने का जज्बा उनके पास में है। हमें मोटे तौर पर देखना होगा, जैसे अभी पेट्रोलियम की अपनी बात करें, पेट्रोलियम में राज्य सरकारों को अपने आग्रह को छोड़ना होगा। अगर पेट्रोलियम जीएसटी में आ जाएंगे तो सीधे 28% मिनिमम रेट कम हो जाएगा, क्योंकि जो जीएसटी में आने के बाद में उसका इनपुट क्रेडिट जब मिलने लग जाएगा तो 28% सीधी उसकी छूट मिलेगी। लेकिन वहाँ पर यदि केंद्र सरकार करना चाहती है तो राज्य सरकारें अड़ गई है। वो कहती है कि ये तो हमारा हिस्सा है, इसीलिए उन्होंने जीएसटी से बाहर रखा हुआ है। तो खाली महंगाई के लिए हम एक सरकार को दोष दें, ऐसा नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, जो सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ पर आता है, मैं फिर एक बार दोबारा कहूँगा कि कहीं ना कहीं जो भी नीतियाँ बन रही हैं, नीतियाँ बहुत अच्छी हैं, उसमें स्टेक होल्डर्स का ज़्यादा समावेश हो। और स्टेक होल्डर्स, जैसे अभी आपने पीएलआई स्कीम की बात करी, पीएलआई बहुत अच्छी स्कीम है जो संतोष जी ने कहा, लेकिन उसमें यदि छोटे स्टेक होल्डर्स को जोड़ दिया जाए तो आप देखें कि हमारा भारत के कम से कम 100 यूनिकॉर्न हम एक साल के अंदर पैदा कर सकते हैं। जी संतोष जी, आप कैसे देख रहे हैं इसको? क्योंकि जो बात मैंने जानने समझने की कोशिश की कि आज सबसे सस्ता लोन अगर आप देखिए 6.5% पे 7% के आसपास लगभग हर बैंक दे रहा है। सरकार ने लोन नीति में एक बड़ा बदलाव किया है। मुद्रा लोन के जरिए लोग, छोटे कारोबारी हैं, अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार के बदलाव भी हमें देखने को मिल रहे हैं। अगर हमें कहीं थोड़ा बहुत महंगाई की चुभन होती है तो कहीं ना कहीं राहत भी सरकार से मिल रही है। निश्चित तौर से देखिए, मेरा मानना है कि ठीक है, जिस पेट्रोलियम प्राइस की बात हो रही है कि बहुत ज़्यादा कीमत हो गई है उसकी, लेकिन वो जो पैसे आ रहे हैं इसमें कोई शक नहीं है कि रेवेन्यू का सबसे बड़ा सोर्स आज के समय में बना हुआ है, जो एक इसको आप राजस्व का कुआं भी कह सकते हैं। लेकिन इस पैसे का इस्तेमाल आखिर हो कहाँ रहा है? क्या सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं उन्होंने कोई अपनी सैलरी बढ़ा ली या कोई वेतन भत्ते बढ़ गए? अलबत्ता उल्टा ये हुआ कि सरकारी कर्मचारियों का डीए पिछले कोविड के समय से फ्रीज है, प्रधानमंत्री से लेकर के तमाम एमपी लैड्स बंद हैं, 30% सैलरी कट हो चुकी है। तो इन अभी जो 35,000 करोड़ पे वैक्सीनेशन पे जो बजट में रखा गया था, आखिर वो आएंगे कहाँ से? मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ कि महंगाई बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन कहीं ना कहीं जो आपने कहा ना, कहीं ना कहीं दूसरी तरफ सरकार राहत दे रही है। वो ऐसा नहीं है कि सरकार के खजाने में जाकर के उसको रखा जा रहा है किसी और पर्पज से, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो आज इस पेंडेमिक एरा में 80 करोड़ लोगों तक जो आपने फ्री राशन पहुंचाए,
3 महीने तक फ्री आपने वो रसोई गैस दी लोगों मुफ्त को, टीका लगा, मुफ्त टीके लगे ही हैं। जो वैक्सीनेशन की बात तो मैंने की है पहले। उसके बाद जो दिव्यांगों को पेंशन, महिलाओं को जो जनधन के खाते के तहत जो पैसे दिए गए, तो आखिर ये खर्चे भी, और खास तौर से किसानों की बात अगर मैं करूं, जो अभी जयंत जी कह रहे थे कि फूड ग्रेन में हमारा काफ़ी अच्छा हुआ, तो आखिर क्यों हुआ? आखिर ये आंकड़ा बहुत ही जबरदस्त है कि बात किसानों की हो रही है, एक तरफ किसानों का विरोध भी चल रहा है, लेकिन इसी समय किसान जो कृषि हमारा एग्रीकल्चर है, एक्सपोर्ट है, वो एकदम से हाईएस्ट है, एकदम पीक पे है। मैं एक चीज़ आपको गिनाऊंगा इसमें कि इस पैंडेमिक इरा में ही अभी जैसे जो भारत कभी अनाज के लिए सरप्लस नहीं होता था, दूसरे पर डिपेंड होता था, आज के समय में जो आंकड़े में मुझे देखे, ताज़ी सब्जियां और चंदौली से, वाराणसी से सब्जियां विदेश में जा रही हैं। चंदौली से काले चावल जो है उसका निर्यात इस बार हुआ है, अनंतपुर से केले, लखनऊ से आम, मतलब ऐसे तमाम उदाहरण हैं जो इस वक्त इस कहानी को बता रहे हैं कि भारत कैसे अपने आप को सशक्त कर रहा है। निश्चित तौर से यह एक प्रक्रिया है, जो मैंने पहले भी कहा, इसमें थोड़ा समय जरूर लगेगा, जाहिर सी बात है कि दीपावली का मौका है, उसमें अर्थव्यवस्था का भी सवाल है। हर आदमी अपने कारोबार का हिसाब भी लगाता है, अपना कितना धन आएगा जाएगा इसका भी हिसाब एक घर में भी लगता है। इसी प्रकार सरकार का भी अपनी एक अर्थव्यवस्था होती है, क्योंकि हमारा दीपावली का उत्सव है और इसका अर्थतंत्र से एक गहरा नाता है। मनोज, अर्थतंत्र में इसमें एक जोड़ूंगा कि मान लीजिए कि किसी भी राष्ट्र में अगर आप जो सक्षम संपन्न वर्ग है उसको लेकर के आप नीतियां बनाएंगे, तो फिर राष्ट्र की वो प्रगति नहीं हो सकती जिसकी कल्पना की जा रही है। आपको अंतिम छोर पे बैठे हुए व्यक्ति को आजादी का एहसास कराना होगा, जिस आजादी का एहसास उनको आज तक नहीं हो पाया था। जैसे मैं जनधन की बात कर रहा हूं, आजादी के 67 साल तक 50% लोग बैंकिंग सिस्टम को जानते ही नहीं थे। जी बिल्कुल, हर गरीब के घर में दिया जले और हर गरीब के घर में खुशी हो, यही एक लक्ष्य होना चाहिए शासन का। प्रवीण जी, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संतोष जी, डॉक्टर जयंत जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। और आपको सभी को संसद टीवी की ओर से दीपावली की बहुत बहुत बधाई।